परसेंटेज तक कार्बन जो है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब एक चीज यहाँ समझने की है, तो मैं ऑलरेडी ये बात कर 11 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने जो आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ किया था उसी का एक पार्ट यहाँ पर रिमूव करके, मतलब 2.0 परसेंटेज तक का कार्बन जो है उसने पार्ट को रिमूव करके ये मेरा 727 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा 923 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके ऊपर यदि आपने आयरन कार्बन डायग्राम इससे पहले वाले लेक्चर में समझा है तो उसी से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा कौन सा गामा मतलब ऑस्टेनाइट फेस हो गया, ये मेरा गामा प्लस Fe3C मतलब ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट हो गया, ये मेरा गामा और अल्फा के बीच का फेज क्या हो जाएगा, दैट फेज इज कॉल्ड अल्फा प्लस गामा रीजन। और इसके नीचे इस पॉइंट पर जैसे हम, अच्छा इस पॉइंट को आप कौन सा पॉइंट बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, किसी को याद है बेटा? और 0.8 परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्लियर है? कौन सा पॉइंट बोलते हैं सर? यूटेक्टॉइड। किसी को याद है? यूटेक्टॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इधर हम फिर इधर इसको बोलते हैं कि यदि इससे, तो इस स्टील को हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। और यूटेक्टॉइड स्टील, और इसके आगे यदि 0.8 से आगे बात करते हैं 2.1 तक, तो हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है ना। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो बेटा, 0.8 परसेंटेज ऑफ कार्बन पर होगा तो इस पॉइंट को आप बोलते हो यूटेक्टॉइड, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि यदि मेरा जो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो माइक्रो स्ट्रक्चर मुझे जो ऑस्टेनाइट और अल्फा प्लस Fe3C, तो ये किस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर, यदि मैं अंडर द मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप में इसको यदि ऑब्जर्व करता हूँ तो हाउ इट कैन ऑब्जर्व, मतलब हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे और हमको ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा मेरा फेज क्या है, अल्फा है, और कौन सा मेरा फेज Fe3C है, और कौन सा, यदि मेरा यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ऑस्टेनाइट मिल रहा है, तो यहाँ पर तो केवल एक आपको ऑस्टेनाइट मिलेगा और उसकी कुछ ऑस्टेनाइट फेज की ग्रेन बाउंड्रीज मिलेगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको दो चीजें मिल रही है, गामा प्लस Fe3C। इस रीजन की बात करूं तो अल्फा प्लस गामा मिल रहा है और यहाँ पर आपको अल्फा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट लेने वाला हूँ, मतलब 3 पॉइंट लेने वाला हूँ। जैसे मैंने कौन सा आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम पढ़ाया था, तो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम की मैं बात करूँ तो वहां पर भी मैंने कुछ पॉइंट लिए थे कि यदि इतने परसेंटेज ऑफ कार्बन पर है तो आपको किस तरह से उसका स्ट्रक्चर या फेजेस अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से मैं यदि यहाँ पर बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, जहाँ पर 3 पॉइंट्स पे मैं इसके ऑब्जर्वेशन लूंगा, ठीक है। तो ये लाइन को आप अच्छे से समझिए कि ये लाइन, ये पॉइंट आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट कहलाता है, और इस लाइन से ऊपर पूरा का पूरा फेज, ये वाला पूरा फेज क्या क्या मिलता है आपको, गामा फेज मिलता है, मतलब उसको आप क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट, ठीक है। नाउ वी कम्स टू दिस फेज, तो ये आपका अल्फा प्लस गामा है, ठीक है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और ये भी गामा प्लस Fe3C है। तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, 3 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इससे मतलब है कि मैंने 3 कोई लाइन ले ली, ठीक है, या 3 फेजेस कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक फेज कंसीडर कर रहा हूँ यूटेक्टॉइड पर, एक फेज कंसीडर करूंगा हाइपर यूटेक्टॉइड पर, एंड थर्ड फेज आई एम कंसीडरिंग बिलो देन दिस, मतलब मैं स्टील लूंगा कौन सा, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। नाउ वी कम्स टू हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील एंड द नेक्स्ट इज यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। तो 3 स्टील लेने वाले हैं, कौन कौन से स्टील लेने वाले हैं, एक स्टील लेने वाले हैं यूटेक्टॉइड स्टील, एक लेने वाले हैं हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, और तीसरा लेने वाले हैं हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट मैं इस फेज की बात करता हूँ। इस फेज में मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया, आप इस लाइन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपको जो नाम देना हो। लेट्स से कि मैंने कोई एक एक्सेस कोई एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट कंसीडर किया, और इस पॉइंट को तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक क्या है, मेरा इनवेरिएंट रिएक्शन है, ठीक है।
तो इस इनवेरिएंट पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे जस्ट अबव भी बोल सकते हो आप चाहो तो, या फिर यहाँ ऊपर ले, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए और ये मेरा पॉइंट हो गया बी। क्लियर है? तो यदि मैं इस पॉइंट ए की बात करूं और पॉइंट बी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चले, क्योंकि मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको जब दूसरे स्क्रीन पर जाऊंगा, दूसरी लाइन जब ड्रॉ करूंगा तो उसको रब कर दूंगा, ठीक है। तो यदि मैं इस रीजन की बात करता हूँ, इस रीजन में आपको पूरा क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन सा फेज मिल रहा है, गामा फेज मिल रहा है, ठीक है। तो गामा फेज मिल रहा है, इट मींस आपको जो भी इस ए पॉइंट पर यदि मैं माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो मैं यहाँ पर इसका माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये आप चाहो तो अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो, आपके पास जहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो वहाँ ड्रॉ करें आप, ठीक है। पर ऐसा ड्रॉ करना कि यहाँ पर एक लाइन आएगी, इधर भी बनेगा, और एक लाइन इधर आएगी, उसके भी माइक्रो फेजेस बनेंगे, ठीक है। तो चाहो तो यहीं का यही ड्रॉ करो आप, ठीक है। आप लगे तो ये ड्रॉ करो, ठीक है। यदि यहाँ ड्रॉ करूंगा तो बहुत सारे लोग मेरे अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ का माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, मतलब आपको सारा का सारा फेज कैसा मिलेगा, ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा। मतलब ये आपका गामा फेज है, और गामा फेज में ये जो है, आप इसको मैं अलग कलर, ग्रेन बाउंड्रीज को मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई कुछ ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसके बीच में ये वाले पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, गामा मिल रहा है, क्लियर है। और गामा फेज की ये जो बनाया है मैंने, ये लाइन जो ड्रॉ करी है, दैट लाइन इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ ऑस्टेनाइट फेज, ठीक है। तो मैं अराउंड ये कंसीडर करता हूँ कि ए पॉइंट जो है मेरा लगभग 750 डिग्री सेल्सियस पर है। 750 डिग्री सेल्सियस पर यदि है मान के चल रहा हूँ, या 800 भी मान सकते हो आप, जो आपको मानना है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो 800 के अराउंड यदि मैं उसको पूरी तरह से क्या करता हूँ, उस टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखता हूँ, तो वो पूरा मुझे फेज कैसा मिलेगा, ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा, मतलब गामा फेज मिलेगा। और उस गामा फेज में पूरा जब हम ऑस्टेनाइट बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्टेनाइजेशन। आर यू गेटिंग दिस? मतलब मैंने क्या बोला कि इस टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस से ऊपर परसेंट कार्बन कितना, 0.8, इस पॉइंट से 750 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप उसको क्या करो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जब पूरा का पूरा मेरे पास जो कंपोजिशन, किसका, आयरन कार्बन का कंपोजिशन अवेलेबल है, वो 750 डिग्री सेल्सियस पर रख रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है कौन सा फेज, गामा फेज मिलता है। और मैंने बोला कि उस प्रोसेस पूरा ही मुझे क्या मिलता है, ऑस्टेनाइट। उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, ऑस्टेनाइजेशन। ये बात समझ में आई बेटा? फिर मैं बात करता हूँ इस बी पॉइंट की, कि भाई इस बी पॉइंट पर जो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा, हाउ इट लुक लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, तो यदि आप इसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो मैं माइक्रो स्ट्रक्चर की भी बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको जो भी इस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा, ये क्या है, मैं इस पर अभी थोड़ी ही देर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले आप ये माइक्रो स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो या इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको पूरी तरह से डार्क कर देता हूँ, और इसके अंदर भी आप चाहो तो ये पूरा का पूरा, इसको अंदर से आप 2 पेन का यूज करें तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कि क्या है कैसा है। तो ये मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पर लेमिनार स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ये आपको दूसरे कलर से यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है इस तरह का, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है। तो ये जो आपको फेजेस दिख रहे हैं इस तरह के, ठीक है, तो ये वाले जो लाइंस इस तरह की दिख रही है, दैट इज माय Fe3C, मतलब ये मेरे क्या है, सेमेंटाइट है। और बाकी जो होंगे, ठीक है, तो बाकी के जो फेजेस इसके बीच में जो बच रहा है, बीच में बच रहे थे ये वाला फेजेस, ठीक है। तो ये मेरे हैं अल्फा। मतलब आप इसको यदि देखो तो आपको इस तरह का मिलेगा, भाई ये हो गया आपका Fe3C। फिर उसके बाद अगली जो लेयर मिलेगी, दैट लेयर इज
किसकी होगी, अल्फा की। फिर अगली लेयर किसकी होगी, Fe3C की। फिर अगली लेयर किसकी होगी, अल्फा की। ठीक है, तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर आपको मतलब 727 डिग्री सेल्सियस से नीचे मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इस तरह का लेमिनार माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, लेमिनार माइक्रो स्ट्रक्चर होगा। और जो भी उसकी लेयर्स होगी, किसकी लेयर्स, अल्फा और Fe3C की। ठीक है, अल्फा और Fe3C को हम क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं। तो इसका जो लेयर्स होगी वो अल्टरनेट लेयर्स होगी, मतलब पहले एक बार Fe3C, फिर अल्फा, फिर Fe3C, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर Fe3C, Fe3C, अल्फा। ठीक है, इस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिलता है। कब मिलता है, जब आप 0.8% ऑफ कार्बन पर 727 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हैं, तब आपको ये मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसका परलाइट बोलने का रीजन ये है कि इस बी पॉइंट पर परलाइट आपको मिलता है, इसका मतलब क्या है, बिकॉज इट हैज अपीयर्स लाइक दी मदर ऑफ पर्ल, मतलब जो भी आपका पर्ल्स होते हैं, ठीक है, उस तरह का ये साइन करता है, या उस तरह का इसका स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होता है अंडर द मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज परलाइट। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ तो ये क्लियर है कि सर ये तो केवल आपको दो ही माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मैं अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, यदि आपने इसको बना दिया है तो अच्छा है, नहीं बनाया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आगे तो 0.8 से पीछे आ रहे हैं। अब मैं कोई एक वाई वाई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको तीन कहीं रीजन आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो डैश लाइन से आप ये पूरा ड्रॉ कर दें और इस लाइन का नाम दे दो वाई 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 डैश। क्लियर है, अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स एज यूजुअल जैसे मैंने वहां मार्क किए थे, वहां यहाँ पर भी मैं मार्क कर सकता हूँ, पर यहाँ पर आप जब मार्क करोगे तो इनके नेमिंग थोड़े से अलग कर दो। तो एज यूजुअल मैंने, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी दे चुका था, तो इसको नाम दे दो सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बिल्कुल इसके क्लोजर, ठीक है, मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी लाइन, ये वाली जो 923 से जो लाइन इधर मिल रही है, इसके बिल्कुल क्लोज, तो इस पॉइंट को नाम दे दो आप लेट्स से डी। उसके बाद 727 डिग्री सेल्सियस से एक कोई लाइन, 727 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पास कोई लाइन पॉइंट नाम दे दें आप ई। और इन द लास्ट यहाँ पर आप कोई पॉइंट मार्क कर दे, दैट इज एफ। ठीक है, तो मैंने ए बी सी डी ई और एफ चार, सॉरी सी डी ई एफ चार पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने की है कि मैंने यहाँ पर क्या टेम्परेचर बोला था, अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये 923 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा पॉइंट मैंने कहा लिया है ऊपर। तो आप बोलो कि सी पॉइंट पर, तो ऑब्वियस है कि आपको जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा होगा, ऑस्टेनिटिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मतलब जैसा पहले था वही का वही माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, यदि आप हाइपो यूटेक्टाइल सिंक्रीव कर रहे हो फिर भी। ठीक है, तो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एज यूजुअल आपको कुछ ग्रेन्स बाउंड्रीज मिलेगी, कुछ आपको ऑस्टेनिटिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, जो भी जिस तरह का भी ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बीच वाला फेज है यहाँ पर आपका गामा है, और ये कुछ इसकी गामा की मतलब ऑस्टेनाइट की ग्रेन बाउंड्रीज है। क्लियर है, ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि भाई ये मैंने क्या ड्रॉ किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही ड्रॉ। ठीक है, तो आपको चार कुछ यहाँ पर ये ग्रेन बाउंड्रीज आपको इस तरह से मिली। थोड़ा इस तरह से बना दो, ग्रेन बाउंड्रीज जैसा वो दिखे, और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसा आप और भी चाहो तो भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डी पॉइंट की। तो डी पर आप क्या बोलोगे कि सर इस डी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये लाइन क्रॉस करते हैं हम, तो हमको ये जो रीजन है यहाँ पर अल्फा भी मिलता है और गामा भी मिलता है। तो इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है,
तो जब आप इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको गामा फेज तो अभी भी यहाँ पर कुछ मिलेगा जैसे पहले मिलता था, ठीक है। तो ग्रीन बाउंड्रीज एज यूजुअल मैंने ड्रॉ कर दी, ये मेरे ग्रीन बाउंड्रीज है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, अल्फा भी होगा, क्योंकि इस पॉइंट डी पर बात करें यदि हम, तो यहाँ पर अल्फा प्लस गामा का रीजन है। तो इस रीजन में आपको अल्फा प्लस गामा मिलेगा। आई मीन टू से कि इन्हीं ग्रेन बाउंड्रीज के बीच में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है, मतलब ये ग्रेन बाउंड्रीज है, इसके ऊपर छोटे छोटे से मैंने सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। आप यदि नहीं देख पा रहे हैं तो ये जो सर्कल है दैट इज अल्फा, मतलब ये अल्फा फेराइट उसी ग्रेन बाउंड्रीज के बीच में जाकर कहीं पर क्या होता है, जाकर फिक्स हो जाता है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको दैट इज अल्फा, ठीक है। और ये तो आपका एज यूजुअल क्या है, गामा है। तो ये जो सारे ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं दैट इज अल्फा फेराइट स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब मैं यदि इस ई पॉइंट की बात करूं तो आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अभी ये जो अल्फा है उसकी क्वांटिटी जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा तो अभी ये क्या होगी, ग्रो करेगा। मतलब अल्फा और क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ जाएगा से मतलब है, तो आप इसका यदि रीजन बनाएं तो मैं कुछ इस तरह का रीजन आपको मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया था, यहाँ पर इस तरह से बना था, ये था इस तरह का था, ठीक है। लेकिन ये जो अल्फा है उस अल्फा का रीजन मतलब ब्रॉड हो जाएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनहांस कर जाएगी। मतलब आपको ये कुछ इस तरह का, जैसे कि आप समझ सकते हो जैसे कि एक बड़ी, तो ये जो रीजन है दिस रीजन इज आल्सो अल्फा, पर ये जो अगेन ये रीजन कौन सा आपका है, गामा है। क्लियर है। तो यहाँ पर उसका जो अमाउंट है किसका, अल्फा फेराइड का जो यहाँ पर अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ये जो इंक्रीज है तो इसको हम इंक्रीज किसका, अल्फा फेराइड का, तो इसको हम बोलते हैं प्रो यूटेक्टॉइड स्टील या प्रो यूटेक्टॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये यूटेक्टॉइड से थोड़ा सा आगे की तरफ ग्रो कर गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो यूटेक्टॉइड्स, ठीक है। आगे यदि मैं इसका इस एफ पॉइंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो इस एफ पॉइंट का माइक्रो स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, मैं ये चाहता तो आपको पीपीटी पर डायरेक्टली दिखा देता, पर दिखाने से और जब आप खुद से ड्रॉ करोगे तो उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको हमेशा उस चीज को समझ पाओगे। अदरवाइज ये होगा कि मैं यदि पीपीटी पर डायरेक्टली दिखा देता तो फिर वो चीजें स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल आपको यहाँ पर तो वही मैंने जो बाउंड्री पहले बनाई गई थी वही है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप बोलते हो प्रो यूटेक्टॉइड, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है जो नदी के जैसे आपने मैंने यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, आपका प्रो यूटेक्टॉइड है। क्लियर है। उसके बाद यदि मैं इस फेज में बात करूं, इस फेज में अगेन आपको रीजन जो मिलेगा, मतलब ये आपका एक लाइन, तो जो लेमिनार स्ट्रक्चर पहले हमको यूटेक्टाइड का मिला था उसी तरह का मिलेगा। मतलब पहले अगेन क्या है, अल्फा है, फिर उसके बाद Fe3C है, फिर अल्फा है, फिर Fe3C है, फिर अल्फा है, फिर Fe3C है, ठीक है। मतलब यदि मैं एज्यूम करूं कि ये जो लाइन है ये वाली, ये आपका लेमिनार स्ट्रक्चर है, सॉरी ये लेमिनार स्ट्रक्चर, तो दिस लेमिनार स्ट्रक्चर, पहले हमने इस लेमिनार स्ट्रक्चर को क्या बोला था कि ये मेरा क्या है, फेराइट है। ये यदि मेरा Fe3C है तो अगला मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। फिर ये Fe3C है तो अगला क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। ये Fe3C है
तो मतलब सीमेंटाइट है तो अगला क्या मिलेगा, अल्फा। तो इस तरह की ये सारे रीजंस, इन सारे रीजंस में इसी तरह का आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है। और इसी को आप क्या बोलते हो, यदि इस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर अल्फा प्लस Fe3C अल्फा प्लस Fe3C मिलता है तो उसको आप क्या बोलते हो, परलाइट बोलते हो। तो परलाइट और प्रोयूटेक्टॉइड्स की ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म होती है। क्लियर है। इसी तरह से यदि हम थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज इज दिस, ठीक है, मतलब ये आपका थर्ड फेज हो गया। तो इसको आप नाम दे दें जेड जेड डैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आपके कितने, इट इज अराउंड 3 स्ट्रक्चर, मतलब 3 पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर एफ तक मार्क कर दिया तो उसको आप नाम दो जी एच आई और ये जे। क्लियर है। तो यहाँ पर भी आपको 2 रीजन क्रॉस करके फिर आप अल्फा प्लस Fe3C में पहुंच रहे हैं। मतलब गामा से अल्फा प्लस Fe3C पहुंचने में एक और रीजन, जैसे यहाँ आया था वैसे एक यहाँ पर भी रीजन आ जाएगा। तो इस रीजन को हम गामा प्लस Fe3C पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। अब इस जी पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो जी पॉइंट को यदि आप समझें तो, अच्छा कौन सा स्टील है पहले तो ये समझ ले। तो स्टील की मैं बात करूं तो ये हाइपर यूटेक्टॉइड अलॉय है, ये हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है, ठीक है। क्लियर है। अब समझो, तो इसमें यदि मैं माइक्रो स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इस जी पॉइंट पर तो आपको एज यूजुअल जैसे पहले मिल रहा था, क्या मिल रहा था आपको कि ऑस्टेनाइट और उसके ऑस्टेनाइट की कुछ ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म हो रही थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, की नहीं बना, ठीक है। ये आपका ग्रेन बाउंड्री, तो ये आपका ग्रेन बाउंड्री हो गया। तो ये आपका आ गया दैट इज गामा, ठीक है। और ये आपकी गामा फेज की ग्रेन बाउंड्रीज आ गई। क्लियर है। लेकिन जैसे मैं एच पॉइंट पर आता हूँ तो एच पॉइंट पर क्या होगा, तो एच पॉइंट की मैं बात करूँ यदि तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि इस फेज में बात करूं तो गामा के साथ यहाँ पर अल्फा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा फेज है बेटा, गामा के साथ है Fe3। तो एज यूजुअल जैसे यहाँ पर किया हमने वही कर रहे हैं हम यहाँ भी, कि जो Fe3C होगा वो Fe3C कहाँ पर उसकी जो भी ग्रेन बाउंड्रीज होगी उन ग्रेन बाउंड्रीज में जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। मतलब Fe3C, अब ये Fe3C यहाँ पर, Fe3C यहाँ पर, Fe3C यहाँ पर, इस तरह से ग्रेन बाउंड्रीज के बीच में फॉर्म हो जाएगा। तो आप बस यहाँ पर मैंने अल्फा लिखा था इनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएंगे, दैट इज Fe3C हो जाएगा। और बाकी ये जो फेज है बीच में वाला तो ये तो आपका गामा ही होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं H पॉइंट को क्रॉस करके इस I पॉइंट पर, मतलब 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन से जस्ट ऊपर, ठीक है, तो इस पॉइंट का यदि माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो माइक्रो स्ट्रक्चर आपको कुछ मिलेगा उसी तरह का। लेकिन क्या होगा कि इसका जो फॉर्मेशन है, मतलब उसका जो अलाइनमेंट है, तो ये थोड़ा सा वाइड होता है, ठीक है, लेकिन ये वाइड नहीं होते, मतलब ये एकदम जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा स्ट्रक्चर, मतलब आप बनेगा वही उसी तरह का। लेकिन ये आपका Fe3 वाला रीजन, ठीक है। तो Fe3C मतलब जिसको आप प्रोयूटेक्टॉइड सीमेंटाइड बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो था दैट इज प्रोयूटेक्टॉइड स्टील था, और ये बोल सकते हो आप इसको प्रोयूटेक्टॉइड सीमेंटाइड। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो रीजन होगा दिस इज योर प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइड। पर ये यहाँ पर ये जो ग्रेन क्यों फॉर्म हुआ था, वो ग्रेन क्या कर गया, ग्रो कर गया। अब इस जे पॉइंट की मैं बात करूं तो जे पॉइंट पर यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे तो जे पॉइंट पर इसी तरह से मिलेगा। मतलब आपको ये तो लाइन, मतलब ये जो मिल रहा था पहले रेजिडुअल मिलेगा, लेकिन अल्फा प्लस Fe3C के साथ मिलेगा। और उसके बाद ये वाले रीजन की बात करूं तो ये वाले रीजन में आपको Fe3C तो मिलेगा, लेकिन कुछ मतलब जैसे लेमिनार स्ट्रक्चर हमने पहले देखा तो ये मिला। फिर उसके बाद अल्फा, मतलब ये मेरा Fe3C है, उसके बाद ये अगेन अल्फा आ जाएगा इस वाले रीजन में। तो ये वाली अगली लेयर किसकी आएगी, अल्फा की। फिर अगली लेयर किसकी आएगी, Fe3C की। फिर अगली लेयर किसकी आएगी, अल्फा की आएगी। फिर अगली लेयर किसकी आएगी, Fe3C की, ठीक है। तो इस वाले रीजन में भी, इस वाले रीजन में भी, इस वाले रीजन में, तो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ
इसी तरह का मिलेगा, किस तरह का कि पहले अल्फा फिर Fe3C, फिर अल्फा फिर Fe3C, फिर अल्फा फिर Fe3C, ठीक है। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पर लाइफ बोलते हैं। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज समझने की है कि ये जो लाइन है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ठीक है, तो ये दैट इज प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट होगा। और यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये आपका प्रोयूटेक्टाइड स्टील होगा, ठीक है। मतलब प्रोयूटेक्टाइड फेराइट होगा, सॉरी, प्रोयूटेक्टाइड फेराइट होगा, और ये प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट होगा। क्योंकि इधर आगे जब बात करी तो यहाँ पर ये रीजन कौन सा क्रॉस करके आया, गामा प्लस Fe3C वाला रीजन क्रॉस करके आया है, इसलिए, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ स्टील बोलना चाहिए, ठीक है, नॉट टू से द आयरन कार्बन अलॉयज, ठीक है, क्योंकि हमने केवल यहाँ पर स्टील की बात की, ठीक है। यदि आप इसके लिए कास्ट आयरन का भी माइक्रोस्ट्रक्चर इसी तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको उसका माइक्रोस्ट्रक्चर भी मिल सकता है, ठीक है, पर इट इज नॉट इन कंसर्न, मतलब ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और उसको समझना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टील जो है वाइडली यूज होता है सारी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में भी और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप एक बार बुक से और यदि चाहें तो रेफर कर सकते हैं, यदि नहीं रेफर करना है तो ये जो डायग्राम मैंने बताया है, बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा फेज बनता है और किस तरह से बनता है, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी समझने वाली ऐसी कोई बात भारी बात नहीं, क्लियर है। आगे एक और चीज समझ ले, अच्छा हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन वेरियस फेजेस देख लिया था क्या, कोई बताएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन वेरियस फेजेस देख लिया था क्या बेटा? हिमांशु सिंह, कोई तो बोलो। नो सर। नो सर। नहीं देखा था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग एक और डाल देना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन वेरियस फेजेस। जैसे यदि आपको डायग्राम याद है तो ये जो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, मतलब आयरन कार्बन डायग्राम, तो वो भी आप बिना मेरे पॉइंट्स लिखे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और यदि नहीं आपने डायग्राम बनाया है या डायग्राम को नहीं समझा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कार्बन सॉल्युबिलिटी इन अल्फा फेराइड, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन सॉल्युबिलिटी, कौन सा फेज पहले मिलता है अपने को, इन डेल्टा फेराइड, नीचे से मैं बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा फेराइड की भी बात करूँ तो कितने पे मिलता है बेटा आपको, इज एट 0.1% ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर कार्बन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑस्टेनाइट, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन सॉल्युबिलिटी ऑफ या इन गामा, या इसी को आप बोलते हो ऑस्टेनाइट, इज 2% ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब 2% तक मैक्सिमम हमको ऑस्टेनाइट मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कार्बन सॉल्युबिलिटी इन अल्फा फेराइड, ठीक है। तो अल्फा फेराइड की मैं बात करूं तो अल्फा फेराइड 727 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है, और कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन पे मिल रहा था बेटा, मैक्सिमम इज एट 0.025% ऑफ कार्बन। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, आप उसको रिलेट कर सकते हो कि भाई यहाँ तक ही आपको क्या मिल रहा है, अल्फा डेल्टा फेराइट, अल्फा फेराइट या गामा फेराइट, जो भी मैंने बात की, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन सॉल्युबिलिटी इन अल्फा, ठीक है। पर अल्फा फेराइट, यहाँ तक तो बात वही कर रहा हूँ मैं कि कार्बन सॉल्युबिलिटी इन अल्फा फेराइट, बट आई एम सेइंग अबाउट एट रूम टेम्परेचर। ये कहाँ पे था, 727 डिग्री सेल्सियस पे, तो एट
रूम टेम्परेचर कितना था, दैट इज 0.008% ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कार्बन सॉल्युबिलिटी इन सीमेंटाइट फेज। सीमेंटाइट कहाँ मिल रहा, कब तक मिल रहा था बेटा आपको, कार्बन सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कितना था कार्बन का परसेंटेज आयरन कार्बन डायग्राम में, पॉइंट कोई बताएगा मैक्सिमम कितना, सीमेंटाइट हाँ कितना था, इज 6.67%। याद आया कि नहीं याद आया, भूल गए, चलो। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा, दैट इज नेक्स्ट और लास्ट द हेडिंग है कि क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस और उनका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो फटाफट पढ़ेंगे समझेंगे, बस टाइम कम है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन A1, A2, A3 और ACM, ठीक है ना। तो 4 लाइनें देखी थी, उन्हीं लाइन्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस कितनी होती है, और जब मैं हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस, तो फर्स्ट लाइन है, कहाँ कौन सा लाइन था आपका, A1 लाइन, ठीक है। साउथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज A1 लाइन, ठीक है। आप लोगों ने यदि डायग्राम बनाया है, समझा है, तो A1 लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि A1 लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो A1 लाइन इज नोन एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो A1 लाइन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि A1 लाइन कौन सी होती है या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कौन सी होती है, तो 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन होती है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस लाइन signifies the transformation of परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट, ठीक है। मतलब या तो उल्टा भी बोल सकते हो कि ऑस्टेनाइट इनटू परलाइट। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑफ परलाइट मतलब क्या, अल्फा प्लस Fe3C, लाइट मतलब अल्फा प्लस Fe3C इनटू ऑस्टेनाइट, ठीक है, अपॉन हीटिंग ऑफ कौन सा स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील। इसी तरह से दूसरा लाइन समझे हम, तो दूसरा लाइन कौन सा था बेटा मेरा, A2 लाइन था। तो वैसे A2 लाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी तो ये लाइन केवल आपका क्यूरी टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। कौन सा लाइन है आपका, क्यूरी टेम्परेचर लाइन। क्यूरी टेम्परेचर लाइन मतलब यहाँ से ही आप उसको मैग्नेटिक बिहेवियर और नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर को सेपरेट कर सकते हो कि भाई इसके ऊपर जो होगा टेम्परेचर तो मेरा आयरन नॉन मैग्नेटिक होगा, इससे नीचे होगा तो वो नॉन मैग्नेटिक होगा, क्लियर है। द थर्ड लाइन इज A3 लाइन, ठीक है। अब A3 लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लो। तो दिस लाइन इज नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, किसके लिए, और हाइपोयूटेक्टाइड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी मैं A3 लाइन बोल रहा हूँ मतलब किसके लिए बात होगी, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील की बात होगी, यूटेक्टॉइड स्टील की बात करेंगे, ठीक है। हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, दिस लाइन सिग्निफाइज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ लो। दिस लाइन signifies the transformation of
फेराइट इंटू ऑस्टेनाइट, ठीक है, मतलब इससे ही आपको पता चलता है फेराइट इंटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग ऑफ किसको हीट कर रहे हैं अपन, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, ठीक है। द लास्ट लाइन इज ACM लाइन, ठीक है, तो लास्ट लाइन कौन सा था अपना, ACM लाइन, ठीक है। यहाँ पर बस ये अपना लास्ट हो गया, इसके बाद आपका आयरन कार्बन डायग्राम मतलब फेज डायग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ACM लाइन क्या होता है ये समझ लो, इट इज ऑल्सो नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो ये लाइन भी मेरा कौन सा लाइन है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन ही है, एंड दिस लाइन सिग्निफाइज दैट, और ये किसके लिए, हाइपोयूटेक्टाइल स्टील के लिए, ठीक है। टेम्परेचर लाइन फॉर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दिस लाइन मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, दिस लाइन कौन सी लाइन, ACM लाइन, दिस लाइन signifies the transformation of सीमेंटाइट, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमेंटाइट को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ सीमेंटाइट इनटू ऑस्टेनाइट, ठीक है। सीमेंटाइट से किस में आ रहा है, ऑस्टेनाइट में, अपॉन हीटिंग ऑफ हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टील का यूज करें, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है। तो ये लाइंस का सिग्निफिकेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको हीट ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये अब पूरा मेरा आयरन कार्बन डायग्राम यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो आप इससे